संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अभी मैंने पिछले क्लासेस में समाजशास्त्र एवं उसके उत्तर लेखन के विज्ञान को आप कैसे विकसित करें उस पर व्यापक स्तर पर चर्चा विमर्श किया, जहां पर आप सभी को काफी कुछ समाजशास्त्र संबंधी जो भी तकनीकी आवश्यकता है उस टॉपिक को आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, आज भी आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को समाजशास्त्र में उत्तर लेखन की प्रक्रिया को कैसे डेवलप करें उस पर चर्चा करूंगा। और दोस्तों, उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद मैं 2 और क्लास लूंगा, फिर उसके बाद पेड बैच में क्लासेस जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि समाजशास्त्र संबंधी सारी समस्याएं हम आपका खत्म कर देंगे, बस आप मेरे साथ अच्छा मेहनत करके दिखाएं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र में उत्तर लेखन को कैसे विकसित करें। समाजशास्त्र में प्रभावशाली उत्तर लेखन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा चल समाजशास्त्र में प्रभावशाली उत्तर लेखन कैसे करें। दोस्तों, जब आप के सामने प्रश्न आते हैं तो आपके सामने कई प्रकार के प्रश्न संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि मैं कैसे लिखूं, हमें किस प्रकार उत्तर लेखन की दिशा को तय करूं। ये सारे दुविधाएं आपके मन मस्तिष्क में उपजते हैं। राइट? क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? सभी लोग कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही शानदार और वीडियोस दूंगा ताकि आप समाजशास्त्र में बेस्ट बन सके। तो आपके मन मस्तिष्क में कई प्रश्न उठते हैं। कभी कभी पढ़ते वक्त आपने पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो जो पढ़ा उससे हटकर प्रश्न है, तो कैसे मैं उसको उत्तर लिखने की दिशा तय करूं। तो कई सवाल उपजते हैं आपके मन में। तो मैं पहली चीज आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र में प्रभावशाली उत्तर कैसे करें, पार्ट 1। इसको हम पार्ट 1 रूप देते हैं। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, 1 मिनट। पार्ट 1। ठीक है, तो दोस्तों, अच्छे उत्तर की पहचान, अच्छे उत्तर की पहचान कैसे करें, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अच्छे उत्तर की पहचान, अच्छे उत्तर लिखने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। अब मैं आपसे उस विषय में चर्चा करूंगा। अच्छे उत्तर की पहचान आप कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी ये जो मैं बना रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, ताकि आपके लिए बड़ा ही अच्छा मतलब कि कार्य हो जाए। ठीक है, तो जो मैं बना रहा हूं इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छे उत्तर की पहचान। ठीक है, अब दोस्तों अच्छे उत्तर की पहचान के लिए सबसे पहली चीज क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज उसमें तथ्य हो। क्या होना चाहिए? तथ्य हो। पहली चीज, जब तक तथ्य नहीं होगा तब तक आप उत्तर अच्छे लिख नहीं सकते। तो पहली चीज तथ्य हो। दूसरी चीज तार्किकता हो। ठीक है, तार्किकता हो। तार्किकता हो। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहराव बिल्कुल भी न हो। इससे आपको बचना है, दोहराव न हो। अभी आपको सब बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपका प्रश्न लिखते वक्त टू द पॉइंट जवाब देना है, कहानी नहीं बनाना है। कहानी बनाने के लिए आप पुस्तक लिखिए, लेकिन यूपीएससी के अगर आप प्रश्नों को लिख रहे हैं और आप बेस्ट उत्तर लिखना चाहते हैं तो टू द पॉइंट जवाब, सिर्फ जितना पूछा जाए उतना जवाब। उसमें तथ्य होने चाहिए, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूरे तथ्य होने चाहिए और पूरी तार्किकता से जवाब देना है, तुलनात्मक रूप से जवाब देना है। एनालिसिस प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और विश्लेषण करते वक्त आपका जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैश्विक, ये सारे दृष्टिकोण उसमें इनपुट होने चाहिए। ये प्रक्रिया आपको अपनाना है दोस्तों। तो पहली चीज तथ्य हो, तार्किकता हो, दोहराव न हो। जब प्रश्न पूछा जाए आप लिखो। तो दोस्तों पहली चीज तो टू द पॉइंट जवाब देना है, लेकिन टू द पॉइंट जवाब देने के लिए आपने प्रश्न को भाग में बांटा। आपने प्रश्न को भाग में बांटा। मान लीजिए कि प्रश्न 3 पार्ट में पूछा है, 3 भाग में बांटे। अब ये नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ की चीजें आप सेकंड पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं। तो दोहराव की जो प्रक्रिया है उससे बचना है, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब आप 250 शब्दों में दे रहे हैं या 150 शब्दों में दे रहे हैं और उसमें दोहराव कर रहे हैं, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर जो कॉपी चेक करता है बैड आपका प्रभाव जाएगा, बहुत गंदा प्रभाव जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रश्न को 250 शब्दों में कंप्लीट कर दूं और भले ही मैं अच्छे उत्तर न लिखूं। तो ऐसा बचना है आपको। तो दोहराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और सतही भी नहीं होनी चाहिए। सतही न हो, सतही भी न हो। और दोस्तों कसावट हो। कसावट, कसावट समझ रहे हैं आप लोग? कसावट समझ रहे हैं आप लोग? और दोस्तों कसावट समझ रहे हैं? अब जैसे मैं ही अभी मैं इसको जो स्वेटर पहना हूं, इस स्वेटर को बहुत बड़े टाइप का शर्ट भी बड़ा है, हमारे शरीर पे फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमसे मोटा इंसान भी पहन ले तो उसको भी वह कपड़े हो जाए, तो हम अच्छे नहीं दिखते हैं, ऐसा आप मानते हैं? वही चीज प्रश्न लिखते वक्त जब आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, वही प्रक्रिया उस पर भी लागू होता है। आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को आकर्षक एवं रोचक लिखें, तो आकर्षक एवं रोचक लिखे तो एक उत्तर लेखन की प्रक्रिया, दूसरी आपके लुक, जैसे आप दिखने में, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप देखिए गर्ल्स आजकल फिट
एकदम फिटनेस कपड़े पहनते हैं, एकदम पूरा झोला जामा बिल्कुल नहीं पहनना चाहते हैं, और बॉयज भी। तो वैसे ही आप लोग उत्तर लिखें। उत्तर लिखें तो कसावट हो, मतलब कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है तो फर्स्ट पैराग्राफ एकदम कसावट भरा हो, मतलब कि टू द पॉइंट। सतही आप जवाब नहीं दिए हैं, पूरे तथ्य दिए हैं, तार्किकता से जवाब दिए हैं, अर्थात कि तुलनात्मक रूप से जवाब दिए हैं। तो ये दोस्तों कसावट दर्शाता है कि कितना आप कसा हुआ उत्तर लिखे हैं। अगर आप दोहराव की स्थिति कर दिए, जो आप शब्द फर्स्ट लाइन में लिखे वही थर्ड लाइन में लिख रहे हैं, तो दोहराव की स्थिति में कसावट की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है और ढीला ढाला उत्तर हो जाता है, जिससे एग्जामिनर के ऊपर जो कॉपी चेक करता है उस पर बैड प्रभाव पड़ता है। तो कसावट होनी चाहिए और दोस्तों आकर्षक एवं रोचक हो। आकर्षक एवं रोचक हो। आकर्षक एवं रोचक हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप भाषा का प्रयोग करें वो भाषा सरल हो लेकिन प्रभावशाली हो। जैसे आप मेरे नोट्स को स्टडी करते हैं, क्या हमारे नोट्स में आपको भाषाएं कठिन दिखते हैं? सरल दिखते हैं, लेकिन भाषा जो है हमने प्रभावशाली भाषाओं का प्रयोग किया है। क्या आप इससे सहमत है? सभी लोग कमेंट करें। सहमत है? तो भाषा सरल हो, भाषा सरल हो किंतु प्रभावशाली हो। सभी लोग समझ रहे हैं? ये जो मैंने आपको सारी प्रक्रियाएं लिखाया, ये आप सभी लोग समझ गए? सभी लोग कमेंट कर दें। सभी का कमेंट आना चाहिए। ये सभी लोग अच्छे से नोट करें। ये जो मैंने आप सभी लोगों को लिखाया हूं, सभी लोगों का नोट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखाया गया है और इसको सभी लोग, हम इसको और सुंदर रूप दे रहे हैं, सभी लोग इसको नोट करें। मैं चाहता हूं कि लिखिए, लिखेंगे नहीं तो चीजें याद ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? जब तक आप लिखेंगे ही नहीं चीजें याद ही नहीं हो पाएगा। तो आप लिखिए, जो मैं आप लोगों को लिखाया हूं इसको लिखिए। हम चाहते हैं कि आप लोग लिखिए। सभी लोग कमेंट करिए। सारी चीजें समझ में आ रहा है? क्या समझे आप लोग? ये समझे कि समाजशास्त्र में प्रभावशाली हमें उत्तर लिखना है, सबसे बेस्ट उत्तर। कंपटीशन भयानक है, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ रहा है, साथ में 1 महीने हम अच्छे से उत्तर लेखन कर ले। इसी को दृष्टिकोण में आप लोगों का बैच आया है। 2999 फीस है, ओनली 2999। जो समाजशास्त्र पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर सके। तो हमने अच्छे उत्तर की पहचान बताया। तो अच्छे उत्तर की पहचान के लिए सबसे फर्स्ट चीज की आवश्यकता है कि तथ्य होने चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज तार्किकता, तीसरी चीज दोहराव न हो, सतही न हो, कसावट हो, आकर्षक एवं रोचक हो और भाषा सरल एवं प्रभावशाली हो। तो दोस्तों जब आपके सामने प्रश्न आए तो भाषाएं सरल रखिए, प्रभावशाली रखिए, पूरा उस प्रश्न से संबंधित तथ्य रखिए, लेकिन जो तथ्य रख रहे हैं वो तार्किकता भरा होना चाहिए और जो लिख रहे हैं उसमें कसावट होनी चाहिए। दोहराव से बचेंगे तो उसमें
कसावट आ जाएगी। और दोस्तों देखिए आपका उत्तर आकर्षक एवं रोचक होगा। और दोस्तों जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, जो वृद्ध आदमी है जिसके नाक तक चश्मे लटक रहे हैं, उस वृद्ध के बूढ़ी आंखों में एक युवावस्था का एनर्जी जागेगा और दोस्तों आपको अच्छा अंक जरूर देगा। ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे अगले पड़ाव पे। जब आप उत्तर लिखते हैं तो आपके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं। तो अब हम उत्तर लिखते वक्त आपके दिमाग में घुसना चाह रहे हैं, हम आपके मस्तिष्क में एंट्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक समय आप जिस स्थिति से गुजर रहे थे उस स्थिति से हम भी गुजर रहे थे। तो अब हम आपको नेक्स्ट पड़ाव पे लेके चल रहे हैं और उत्तर लिखते वक्त क्या मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है उस पर एंट्री करते हैं। मजा आ रहा है? हंसते हुए, एकदम इंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है। एकदम मजेदार स्थिति में। कौन सुकाज कठिन जगमाई, इस सारे पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य कठिन नहीं है, सब सरल है। बस आपका लगन जब आ जाए तो सब सरल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर लिखने की 1 मिनट। उत्तर लिखने की उत्तर लिखने की मनोवैज्ञानिक चुनौती। उत्तर लिखने की मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। ठीक है। चल अब आते हैं इस पर थोड़ा सा। दोस्तों पूरा क्लास देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा धैर्यता से सारे चीजों को समझने का प्रयास करिए। जब तक आप चीजें नहीं समझते हैं तब तक आपके लिए चीजें आसान नहीं होती है। आपको हम सारे पहलुओं पर चर्चा विमर्श करेंगे, ठीक है। उत्तर लिखते वक्त जो भी मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आपके समक्ष उत्पन्न होती है, हम उन सभी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की चर्चा करते हैं। तो पहली चीज दोस्तों क्या आती है मनोवैज्ञानिक चुनौतियां? चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। पहली क्या आती है चुनौतियां? चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। बिल्कुल ध्यान से चीजें देखिए। चैप्टर पर चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। अभी सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप नोट करते हुए चलिए ताकि आप सही तरीके से समझ सके। जो आता है, देखिए चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। जो आता है वह लिखना हमारी आदत हो जाती है। जो आता है वह लिखना जो पूछा गया है,
जो पूछा गया है जो पूछा गया है वह नहीं। तो दूसरी हमारी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्या आती है कि हम क्या काम करते हैं, जो आता है वही हम लिखने का प्रयास करते हैं, जो पूछा गया है वह हम लिखने का प्रयास नहीं करते हैं। और तीसरी आती है प्रश्न का भाव न समझना। प्रश्न का भाव न समझना। प्रश्न का भाव न समझना, ये आपका, या लिख लीजिए प्रश्न का भाव न पकड़ पाना। ये ज्यादा बेहतर लाइन, पकड़ पाना। समझिए सभी लोग, ठीक है। और दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक चुनौती ये भी रहती है कि अतीत की परीक्षाओं का हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव होता है। तो अतीत की परीक्षाओं की जकड़न एक और मनोवैज्ञानिक चुनौती। अतीत की परीक्षाओं की जकड़न। अतीत, एक मिनट, अतीत की परीक्षाओं का जकड़न। अतीत की परीक्षाओं का जकड़न। और दोस्तों शब्दों की सीमा, शब्दों की सीमा और समय का दबाव। अब आते हैं पूरा समझते हैं। क्या आप सभी लोग फील करते हैं? इसमें से आप सभी लोग क्या क्या फील करते हैं, सभी लोग कमेंट करें। जो आप फील करते हैं सभी लोग कमेंट करके हमें बताएं। जो जो आप लोग फील करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक रूप से देखिए हम आपके मस्तिष्क में घुसे हैं। इसके अलावा अगर कुछ आप और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रश्न के उत्तर लिखते वक्त आपके मस्तिष्क में उपज होता है तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए, ताकि हम समझ पाए कि आप और चीजों से क्या परेशान हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि तब तक हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। और बाकी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सभी लोग कमेंट आ जाना चाहिए। सभी का कमेंट आना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। अब दोस्तों उत्तर लिखते वक्त आपके मस्तिष्क में जो मनोवैज्ञानिक चुनौती उत्पन्न होती है, उसमें से ये सबसे बड़ा रोचक तथ्य होता है कि मान लीजिए कि कार्ल मार्क्स के अलगाववाद पर प्रश्न पूछा, तो अलगाववाद हमारे मस्तिष्क में, हम अब अंश क्या है यहां पर, अलगाववाद है और चैप्टर क्या है, कार्ल मार्क्स। तो हम अलगाववाद पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और हम कार्ल मार्क्स पर चले जाते हैं। अब जैसे कुछ प्रश्न आपके ऐसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि वेबर के स्तरीकरण पर पूछा, तो स्तरीकरण अंश है, हमें अंश पर फोकस करना है। अगर वेबर के स्तरीकरण पर प्रश्न पूछा है तो हम उस पर फोकस हो। हमको वेबर के चैप्टर से क्या मतलब है, जो पूछा गया उतना जवाब। तो आपके अंदर पहली मनोवैज्ञानिक चुनौती की चैप्टर पर हमारा ध्यान चला जाता है, अंश पर नहीं। अब प्रस्तावना, मान लीजिए संविधान से प्रश्न है,
प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया है। अब प्रस्तावना से जो प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए कि कोई समाजवाद की अवधारणा से प्रश्न पूछा हो, पंथ निरपेक्ष अवधारणा से प्रश्न पूछा हो, तो हम सोचते कि नहीं, हम पूरा प्रस्तावना लिख दें। अगर आपका चैप्टर पर ध्यान जाएगा तो आप प्रस्तावना की बातें लिखेंगे, लेकिन अंश पर ध्यान जाएगा तो अंश से संबंधित टू द पॉइंट जवाब देंगे और आकर्षक एवं रोचक लिखने की प्रयास करेंगे। उससे संबंधित जो तथ्य होंगे वो देंगे और तार्किकता भरा जवाब देंगे, क्योंकि तुलनात्मक रूप से आप जवाब देने की कोशिश करेंगे और पूरी कसावट तय कर लेंगे। तो ये चीज। अब दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक और चुनौती आती है। हमें जो आता है, मान लीजिए कि कार्ल मार्क्स के अलगाववाद से संबंधित कुछ प्रश्न हट के पूछा है। अब हम क्या काम करने की कोशिश करते हैं कि अलगाववाद से संबंधित जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए सारा लिखने का प्रयास करते हैं। यह गलत प्रक्रिया होती है। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो चीजें तय कर पाएंगे। तो जो आता है उससे हमें बचना है। यदि हम जो आता है वह लिख देंगे तो उससे शब्दों की सीमा भी हम तय नहीं कर पाएंगे और हम शब्दों की सीमा से बाहर क्रॉस कर जाएंगे। अगर दोस्तों एक बाल्टी पानी भरनी है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वह पानी हो सकता है कि भर जाए और बाहर पानी जो है बिखरने लगे, तो नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप शब्दों की सीमा को ध्यान में रखकर जो पूछा गया है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आपको तो एक ही प्रश्न नहीं लिखना है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और जब तक सारे प्रश्न आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका मार्क्स जो है अच्छा आएगा नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो आता है वह लिखने का प्रयास नहीं करना है। पहली क्या, जो पूछा गया है उस पर फोकस करना है। तो पहली मनोवैज्ञानिक चुनौती और दूसरी मनोवैज्ञानिक चुनौती क्लियर, आप सभी को कमेंट कर दीजिए। अब तीसरे, जब जो पूछा गया है जब आप समझ गए तो, लेकिन जब आप जो आता है वह लिखने का प्रयास करते हैं तो आप प्रश्न के भाव को नहीं पकड़ पाते हैं। प्रश्न के भाव को पकड़ना है, आखिरकार प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसमें क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है और कितना हमें तथ्य देना है, कितना तार्किकता देना है। तो ये प्रश्न के भाव को, हमारी तीसरी मनोवैज्ञानिक चुनौती है कि प्रश्न के भाव को नहीं पकड़ पाते हैं, तो इसको आप पकड़ने की कोशिश करें। और दोस्तों, भूल जाइए, आप जब से यूपीएससी की तैयारी की रूपरेखा तय किए हैं, ये ए बंदा है, ये ए बंदा है, इसने जब से यूपीएससी की तैयारी की योजना तय किया है, आप अपने अतीत में क्या पढ़े हैं, आप अपने अतीत में किस विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे, आप अपने अतीत में कितना आतताई थे या कितना रोचकता थे, इन सब को भूल जाइए। जब से यूपीएससी की तैयारी शुरू किए, आप शून्य से शुरू करिए, शून्य से। सभी लोग ध्यान दीजिए, शून्य से। क्या? शून्य से। और शून्य से आप शिखर की ओर चले। कैसे? आपने तैयारी कैसे शुरू की? ये आपका शून्य है, ये आपका शून्य है और ये आपका आईएएस, ठीक है। ये शून्य से आपने शुरू किया और दोस्तों, ये शून्य से शिखर तक आपको चलना है और ये व्यक्ति इस शिखर तक पहुंच जाएगा। आप सोचिए कि मेरा ज्ञान कोरे कागज की तरह था। अब हमको यूपीएससी से संबंधित जो भी ज्ञान है उस कोरे कागज में इंपुट करें और लगातार अच्छे तरीके से लिखते जाएं, क्योंकि अतीत की परीक्षाओं का जकड़न होगा तो आपके बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब में उत्तर लेखन की प्रक्रिया अलग होती है। उसमें आपको जो आता है वही लिख देते थे, नंबर मिल जाता था। लेकिन यहां पर इससे बचना है।
तो अतीत की परीक्षाओं के जकड़न को दूर करिए और चैप्टर पर ध्यान न देकर चैप्टर से संबंधित जिस अंश को पूछा गया है उस पर ध्यान देना और जो पूछा गया है उसको प्रश्न का भाव पकड़कर जो पूछा गया है वह लिखेंगे और दोस्तों अतीत की परीक्षाओं का जकड़न दूर करेंगे। और मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं एकदम शून्य से बता रहा हूं। आप मेरे पिछले क्लासेस में देखे होंगे, अगर आप समाजशास्त्र के ABCD नहीं जानते हैं, अगर पिछले क्लासेस को आप देखेंगे तो आपको ABCD आना शुरू हो जाएगा। इस क्लासेस से आपके अंदर उत्तर लेखन की प्रक्रिया डेवलप होगी। नेक्स्ट ये 2 पार्ट में क्लास लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको समाजशास्त्र के विश्लेषण की जो क्षमता है वो डेवलप कर दूंगा। और फिर दोस्तों आप मुझसे पढ़े या ना पढ़े, आपकी गाड़ी जो है बहुत तीव्र गति से भागने लगेगी। आप अच्छे तरीके से ब्रेकर लगाना सीख जाएंगे, आप एक्सीडेंट नहीं हो पाएंगे। आप जितनी रफ्तार से चलना चाहिए उतनी रफ्तार से चलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप देखिए कि आपको ये बैलेंस जो है ये बनाना आपको सीखना होगा। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें इतना अच्छे तरीके से बैलेंस उसने बनाया था कि पूछिए मत। और दोस्तों जब आप बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों बैलेंस में तनिक भी अगर गड़बड़ हुआ, आप देखिए, और तनिक भी गड़बड़ हुआ तो ये गिर जाएगा। ये बैलेंस आपको सीखना है, ठीक है? तो ये बैलेंस आप बनाना सीखिए। आप देखिए आपकी गाड़ी कितनी रफ्तार से चलेगी। जब आपको लगेगा आवश्यकता कि हम असुरक्षित फील कर रहे हैं, हम गिर सकते हैं, आप तुरंत ब्रेक भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, फिर से रफ्तार आपकी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों को समझिए। अब ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। शब्दों की सीमा, समय का दबाव। जब आप इन चारों को समझ लेते हैं तो आप शब्दों की सीमा बड़े बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। शब्दों की सीमा, यदि 250 शब्द में लिखना है तो दोस्तों आपको कोशिश ये करना है कि हम 250 शब्द का अगर प्रश्न है तो 230 शब्दों में लिखना है। थोड़ा कंजूस बनना है। कंजूस, आपको मैं थोड़ा कंजूसी सिखा रहा हूं। यदि आप कंजूस हो जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले मत हो, खूब खर्च करो कोई, लेकिन थोड़ा सही दिशा में खर्च करो तो वो लाभदायक होता है। तो शब्दों की सीमा में कंजूसी दिखाइए। आपसे 250 शब्द में लिखने को बोला है तो आप 270 ना खर्च करिए, 270-80 शब्द में मत जाइए। आपको 250 खर्च करना है, 230 रुपए खर्च कर दिए, 280 रुपए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन शब्दों में कंजूसी सीख लो। 250 तो 230, 220 में कंप्लीट करो। अब देखिए जो आदमी कंजूस होता है 250 जगह 220 ही खर्च किया, 30 रुपए बचाया, बैंक में डाला। यही चीज बचाने की प्रक्रिया में देखिए वो 8-10 लाख का मालिक हो गया, 20 लाख का। अब देखो आपात की स्थिति में तो काम देगा ना भाई, कोई पड़ोसी और समाज तो उसको मदद करने के लिए तो आएगा नहीं। ये समझ रहे हैं? कोई मदद करने के लिए आए नहीं तो क्यों हम फालतू का खर्च करें? तो पैसे में भी अगर कंजूस बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर कंजूसी सीख लो। 250 वर्ड को आप कोशिश करिए 220, 30, 230 अच्छा है। 20-20 शब्द चुराएंगे तो आप पूरे उत्तर को लिख पाने में कब आप समय के दबाव को अच्छे से, प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। और दोस्तों यहां समय का दबाव जो है इसको आपको डेवलप करना है। ये आपके अंदर बहुत उत्पन्न होता है। तो ये जो अब मैं बता रहा हूं ये आपको समझना है। ये शब्दों की सीमा और समय के दबाव को कैसे आपको डेवलप करना है। अब हम उस पे आते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट ले लिए, ये जो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एक धावक है, ठीक है, ये एक धावक है। इसको दौड़ लगानी है। इसको क्या लगानी है? दौड़। 8 मिनट में 3 किलोमीटर, ठीक। तो दोस्तों, ये धावक को 8 मिनट में 3 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अब ये दौड़ने जब जाएगा 8 मिनट में 3 किलोमीटर, तो इसको पता कैसे चलेगा कि हम, अब देखो, इसको टाइम का जो दबाव है इसके अंदर फील हो रहा है। इसको यह कोशिश करेगा कि मैं टाइम के दबाव को फील कर, तो वह लंबे, मतलब कि वह वॉच लगाएगा, घड़ी, घड़ी का प्रयोग करेगा। प्रयोग करेगा कि नहीं? वॉच का वह प्रयोग करेगा कि नहीं? आप सभी लोग कमेंट करें, करना चाहिए कि नहीं? इसको करना चाहिए कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। वॉच का प्रयोग करेगा और वह कोशिश करेगा, पहले तो जब वॉच का प्रयोग करेगा तो वह 12-15 मिनट में हो सकता है कि जब वह घड़ी लगाएगा तो 15 मिनट में वह 15 मिनट में 3 किलोमीटर टच कर रहा है। लेकिन ये क्रमबद्धता रूप से वॉच लगाया है, उसको पता चल गया कि 15 मिनट में मैंने 3 किलोमीटर, फिर वो 12 मिनट में आया 3 किलोमीटर, फिर वह 10 मिनट में आया 3 किलोमीटर, फिर वह धीरे धीरे करके वह 7 मिनट में 3 किलोमीटर, 7 मिनट में वह 3 किलोमीटर आ गया। 1 मिनट, 3 किलोमीटर। अब देखिए, ये इसका एक हार्ड वर्क था। ये हार्ड वर्क इसका था कि नहीं? इसका एक कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी मजबूती के साथ यह उतरा और यह कोशिश किया कि मुझे 7 मिनट में कंप्लीट करना है। वैसे ही दोस्तों, यही प्रक्रिया आपको उत्तर लेखन के दौरान अपनानी है। यही प्रक्रिया आपको उत्तर लेखन के दौरान अपनानी है। ये व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी की इसने योजना बनाई है कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे जम के तैयारी करना है, इस व्यक्ति ने बनाया है। तो इसके लिए उत्तर लिखते वक्त समाजशास्त्र या अन्य विषयों का आप पहले 3-4 उत्तर लिखिए। तो उस दौरान आप 3 या 4 उत्तर लिखने के दौरान, उत्तर लिखने के दौरान घड़ी जरूर लगाएं, टाइम, और उसी उत्तर में टाइम लिखिए। घड़ी, टाइम लिखिए, कितना मैंने टाइम लिया। धीरे धीरे आपको ये मैनेजमेंट लगातार बना बनाकर आपको कम करना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, आप नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो क्योंकि 3 घंटे में 3000 शब्द की आपको मनोवैज्ञानिक चुनौती होनी चाहिए, 3000 शब्द। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे आप क्या काम करें, 3-4 उत्तर लिख रहे हैं, धीरे धीरे आप एक पेपर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, उत्तर लिखने की। और दोस्तों, जब आप ऐसी चुनौती, ऐसे समय का जो दबाव है प्लस शब्दों की सीमा को समझकर आप अगर कंट्रोल कर लिए,
तो ये एग्जाम आपका होगा। 3 घंटे में 3000 शब्द लिखना है और 6 घंटे की, लगभग 7 घंटे की प्रैक्टिस आपको एक दिन में लिखने की बनानी होगी। एक दिन में 7 घंटे और कुल मिलाकर 3 3 6 7000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हाथें सूज जाती लिखते लिखते, ऐसे लिखते लिखते ये गड्ढे हो जाते हैं। तो 7000 शब्दों के लिखने की चुनौती आपके अंदर है। आपको इसे समझना होगा दोस्तों, बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं। और दोस्तों ये चीज आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे। जब आप 3 4 उत्तर लिखेंगे तो एक उत्तर लिखते वक्त हो सकता है आप 25 मिनट ले, लेकिन जब टाइम लगाए रहेंगे तो इसको कम करते हुए आपको एक उत्तर लिखने के लिए 9 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। एक प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 9 मिनट का टाइम। तो इसके लिए शब्दों की सीमा, समझ में आया? शब्दों की सीमा और समय का दबाव दोनों को समझना होगा। इसीलिए तो मैंने इतना अच्छा उत्तर लेखन का बैच ले आया हूं। इसीलिए सिर्फ 2999 रुपए है इस उत्तर लेखन के बैच का फीस। 2900 रुपए मात्र। आप सभी लोग जुड़ जाइए, आपको बहुत कुछ समझाएंगे। अब ये समझ में आया कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं दोस्तों, यदि आप समझ गए तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये चीजें आप लोग समझ गए तो ये मैं आपको, देखिए अब आप अगर ये समझेंगे, टॉपिक पढ़िए। पिछला क्लासेस आप लोगों ने देखा है, पिछला क्लासेस में बहुत चीजें बताए हैं। तो आप शून्य से चल रहे हैं और शिखर, ये आईएएस का पोस्ट पड़ा है आपके लिए, और आप आसानी से 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी आराम से चढ़िए। आपको मैंने बताया उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य कि मुझे निकालना है 2022 या 2023 हमारा लक्ष्य है और हमें इस एग्जाम को निकालना है। आपका उद्देश्य स्पष्ट है। मुझे वैकल्पिक विषय जो रखना है वो एकदम उद्देश्य स्पष्ट है कि हमको समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय रखना है, इसी से मुझे एग्जाम निकालना है। उद्देश्य स्पष्ट। फिर शांत एवं स्थिर मन। लेकिन दोस्तों शांत एवं स्थिर मन में हार्ड वर्क भयानक करना है। कमरे में बैठकर लगातार एकदम अच्छे से अध्ययन करिए, तपस्या करिए। समझ रहे हैं ना? एकदम जमकर तपस्या करिए। और जब आप जमकर तपस्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो दोस्तों जब आप ज्ञान ग्रहण करते हैं ना तो चेहरे पे एक तेज का विकास होता है, और वो तेज आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आज बसंत पंचमी है, मां सरस्वती की आप पर खूब अच्छे से कृपा रहे। मां सरस्वती का हमेशा वंदन करिए कि मां मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे अंदर अज्ञानता का भंडार भरा हुआ है। मां हमको हमेशा एक दिशा दीजिए। मां हमेशा आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। हमेशा मेरे अंदर ज्ञान का भंडार दीजिए, ताकि मां आपके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को हम आसानी से पूरा कर सके। मां मुझे एक मानव रूप में जन्म मिला है, कुछ न कुछ मेरा लक्ष्य एवं उद्देश्य है। मां उसे मुझे समझाने में मदद करिए। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जब आप मां से सच्चे दिल से आराधना करेंगे तो मां आप पर खूब कृपा बरसाएंगी, क्योंकि मां बहुत दयालु है। तो हमेशा मां सरस्वती की आराधना करिए। आज का जो वक्त है, ये न समझिए कि बसंत पंचमी आप लोग डेली मनाते हैं। ये तो ऋतुएं का परिवर्तन है, लेकिन मां सरस्वती की आराधना आप हमेशा करते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये चीजें हो गई। अब आगे चलिए,
ये मैंने पार्ट 1 की चर्चा कर चुका हूं। समाज शास्त्र में प्रभावशाली उत्तर लेखन कैसे करें, पार्ट 1। अब दोस्तों, समाज शास्त्र में प्रभावशाली उत्तर लेखन कैसे करें, पार्ट 2 का आप इंतजार करिए। तुरंत कल के डेट में वो भी क्लास आएगा और उसमें आपको व्यापक स्तर पर चीजें बताएंगे। वहां पे आपको सारी दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। उसमें कई समाजशास्त्र के प्रश्न रहेंगे। उन समाजशास्त्र के प्रश्नों पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ डेवलप करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आज बसंत पंचमी पर आप खूब माँ का वंदन करिए, माँ से हमेशा अपना आशीर्वाद लीजिए, उनके आराधना करिए। माँ आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।